हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम जेएस मिल के कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी लोगों से भी शेयर करें, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी अनकन्वेंशनल। हम कोशिश कर रहे हैं कि JNK में एक स्टैंडर्ड सेट हो पॉलिटिकल साइंस का, एंड इसके लिए पीपल्स अकेडमी अपने एंड से सारी कोशिशें कर रहा है। लेकिन वी आर फेलिंग टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है कि पीपल्स अकेडमी नाम चैनल से कोई पॉलिटिकल साइंस को इस तरह से पढ़ा रहा है। तो अभी आप तक है कि किस तरह से आप हमारे चैनल को आगे पहुंचाते हैं ताकि हम इस चैनल को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं जेएस मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या था। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, थिंकर के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जेएस मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे एंड इनके फादर का नाम जेम्स मिल था। जेम्स मिल भी एक फिलोसोफर थे, ठीक है, एक फिलोसोफर थे। अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये किस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे जेम्स मिल, तो जेम्स मिल एक लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, लेकिन नेगेटिव लिबरलिज्म में ये बिलीव करते थे, ठीक है। नेगेटिव लिबरलिज्म वो स्कूल ऑफ लिबरलिज्म है जो ये कहता है कि स्टेट का ज़्यादा रोल इकोनॉमी में नहीं होना चाहिए, ओके। और पॉजिटिव लिबरलिज्म वो स्कूल है लिबरलिज्म का जो ये कहता है कि स्टेट शुड इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक मैटर्स जब ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आइडिया ऑफ लिबर्टी डिस्कस करेंगे, तो हम ज़्यादा अपने टॉपिक से इधर उधर नहीं जाएंगे। तो अगली चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जेएस मिल जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल भी रह चुके थे अपने टाइम पे। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो इंडिया में आए और बाद में कब्जा कर लिया। और जेएस मिल हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी रह चुके हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो है जिस तरह यहाँ का लोकसभा है वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है। एंड इसके साथ साथ मेजर कंट्रीब्यूशन जो है जेएस मिल का वो ये है कि इन्होंने यूटिलिटेरियन फिलोसफी को रिवाइज किया। रिवाइज यानी कि कुछ चेंजेस लाए उसमें, कुछ नया थॉट दिया यूटिलिटेरियन फिलोसफी में। तो वो क्या थॉट दिया हम उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ऑन लिबर्टी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सब्जुगेशन ऑफ वुमेन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो जेएस मिल ने लिखी हैं। अगर आप यूजीसी नेट या फिर आप किसी स्टेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ये जानकारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं। जेएस मिल रिवाइज द क्लासिकल यूटिलिटेरियन फिलोसफी एडवोकेटेड बाय जेरेमी बेंथम। तो जेरेमी बेंथम के द्वारा दी गई यूटिलिटेरियन फिलोसफी को जेएस मिल ने रिवाइज किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी क्या थी। तो यूटिलिटेरियन फिलोसफी या फिर यूटिलिटेरियनिज्म ये एक प्रिंसिपल पे बेस्ड था जो कि था हमारा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ये वो प्रिंसिपल है जिसपे यूटिलिटेरियनिज्म बेस्ड है। अब इसका मीनिंग क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का मीनिंग ये है कि स्टेट का काम है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स, ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज, ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस। ये काम है किसका? स्टेट का, कि वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, वो सेटिस्फेक्शंस प्रोवाइड करे लोगों को, बेनिफिट्स दे, वो एडवांटेजेस दे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करे स्टेट। एंड सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? इट मीन्स राइटनेस ऑफ एन एक्ट, पॉलिसी और डिसीजन इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेंडेंसी टू प्रमोट हैप्पीनेस। तो यूटिलिटेरियनिज्म के अकॉर्डिंगली एक एक्ट को, एक पॉलिसी को, एक डिसीजन को हम राइट तभी कहेंगे जब वो हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा हैप्पीनेस एक एक्ट, एक पॉलिसी, एक डिसीजन प्रोवाइड कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उतना ज़्यादा वो राइट है, ठीक है। तो राइटनेस किस पे बेस्ड है? एक एक्शन की, एक पॉलिसी की, एक डिसीजन की राइटनेस बेस्ड है कि वो कितनी हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि एक एक्शन, एक पॉलिसी, एक डिसीजन कितनी ज्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने हैप्पीनेस की बात की, तो यूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी है कि जब हम किसी गुड को कंज्यूम करते हैं या फिर किसी सर्विस का यूज करते हैं,
इन दोनों चीज़ों से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है वो यूटिलिटी है। ठीक है, तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक सेटिस्फैक्शन है जो हम डिराइव करते हैं किसी गुड को कंज्यूम करके या फिर किसी सर्विस का यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं, तो इससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी ज़्यादा है वाटर से। वाटर उतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देता जितना आपको कोल्ड ड्रिंक देती है। ठीक है, ये एक जनरल फैक्ट है। हो सकता है 1 करोड़ लोगों में एक को वाटर सेटिस्फैक्शन देता हो, बट जनरली जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो इट गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। बट जब आप पानी के कंपैरिजन में कोल्ड ड्रिंक को या फिर कोल्ड ड्रिंक के कंपैरिजन में पानी को पीते हो तो पानी आपको लेस सेटिस्फैक्शन देता है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने से या एक पर्टिकुलर सर्विस का यूज़ करने से कितनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है वो यूटिलिटी है। ठीक है, और जिस तरह से मैंने आपसे कहा वाटर की यूटिलिटी कम है एज कंपेयर टू कोल्ड ड्रिंक, इसी तरह से अगर आप देखें चिकन की यूटिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एग्स। ठीक है, बटर चिकन और एग्स को आप दिमाग में लाओ और आप देखो कि किससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। ऑफ कोर्स बटर चिकन से ही मिलती है, नॉट एग। ठीक है, तो ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करने से या किसी सर्विस को यूज़ करने से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए कोल्ड ड्रिंक कैन प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन देन वाटर, देन सिंपल वाटर। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, यूटिलिटी और यूजफुलनेस में डिफरेंस है। यूटिलिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, यूटिलिटी चेंज होती रहती है, बट यूजफुलनेस जो है ये चेंज नहीं होती। अब इसकी एग्जांपल क्या है? टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। हम यूटिलिटी और यूजफुलनेस के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो यहां पे हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप थके हुए हैं, आप थके हुए हैं और आप खेल के आए हैं और आप पानी पीने लगे। पहले गिलास ऑफ वाटर में आपको पीने से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन दूसरे गिलास से आपको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी पहले गिलास से मिली थी। और जब आप तीसरा गिलास पिएंगे, अगर पी पाएंगे आप, तो उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी पहले गिलास ऑफ वाटर में आपको मिली थी। इट मीन्स कि यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन जो है ये जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं उतनी ज़्यादा कम होती जाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है ये डिमिनिश होती है। ठीक है, इट डिमिनिशेस। लेकिन यूजफुलनेस तो हमेशा यूजफुलनेस ही रहेगी। पानी की क्या यूजफुलनेस है, ये हमेशा रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना एक दिन हम कपड़े पानी से धो रहे हैं और दूसरे दिन पेट्रोल से धोने लग जाएं। ठीक है, नहीं, क्योंकि पानी जो जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ वहाँ यूज़ होगा हमेशा। बट यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। जितनी ज़्यादा हम चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि पानी के पहले गिलास में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर हम थके होते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे गिलास में उतनी नहीं मिलती, तीसरे गिलास में फिर बिल्कुल नहीं मिलती, चौथा गिलास तो हम पीना ही नहीं चाहते। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखा करो। आगे बढ़ते हैं, अभी हम क्लासिकल यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जेएस मिल ने क्या चेंजेस लाई। जेएस मिल sought to make liberty the core of utilitarianism। यूटिलिटेरियनिज्म में लिबर्टी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जेएस मिल ने। जेएस मिल ने कहा कि लिबर्टी यूटिलिटेरियनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? लिबर्टी। किसका? यूटिलिटेरियनिज्म का। किसने कहा? जेएस मिल ने। जेएस मिल लिखते हैं, हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन फिजिकल प्लेजर्स बट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। तो अब क्लासिकल यूटिलिटेरियंस क्या कहते थे कि भाई जितनी ज़्यादा आप बेनिफिट्स पहुंचाओगे उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, जितना आप सेटिस्फेक्शन दोगे उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन क्लासिकल यूटिलिटेरियंस फिजिकल प्लेजर्स की बात कर रहे थे। फिजिकल प्लेजर्स यानी कि आप किसी को फूड प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी को जॉब प्रोवाइड कर रहे हो, ये फिजिकल प्लेजर्स हैं। ठीक है, तो मिल क्या कहते हैं
हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन फिजिकल प्लेजर्स, कि फिजिकल प्लेजर्स में हैप्पीनेस नहीं है, बट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। ह्यूमन कैरेक्टर डेवलप करने में हैप्पीनेस है, ना कि फिजिकल प्लेजर्स को डिराइव करने में। ये कौन कहते हैं? जेएस मिल। आगे पढ़ते हैं। ओनली ए पर्सन ऑफ हाई कैरेक्टर कैन एंजॉय प्लेजर्स ऑफ हाई क्वालिटी। अब ये यहाँ प्लेजर को क्या कर रहे हैं? प्लेजर की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास लो क्वालिटी प्लेजर्स भी हैं और हाई क्वालिटी प्लेजर्स भी हैं। ठीक है? और हाई क्वालिटी प्लेजर को आप तभी यू नो एंजॉय कर पाएंगे अगर आपका कैरेक्टर डेवलप्ड होगा। ठीक है? कैरेक्टर डेवलप्ड होगा, और आपका कैरेक्टर तब डेवलप्ड होगा जब आपके पास लिबर्टी होगी। ये कौन कहते हैं? ये जेएस मिल कहते हैं। ठीक है? दैट इज वाई जेएस मिल कहते हैं कि हैप्पीनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। अगर आपका ह्यूमन कैरेक्टर फुली डेवलप्ड है तो आप हाई क्वालिटी प्लेजर्स को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है? यहां पे दो चीजें होगी, क्वांटिटेटिव प्लेजर्स एंड क्वालिटेटिव प्लेजर्स। ठीक है? क्वालिटेटिव प्लेजर्स और क्वांटिटेटिव प्लेजर्स में डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिव प्लेजर्स जैसे मैंने आपको कहा, जो चीजें क्वांटिफाई की जाए। ठीक है? जो चीजें क्वांटिफाई की जाए, जिनको हम फिजिकल मेजर्स, फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे मेजर कर पाए। ठीक है? किसी को 10 केजी आटा दे दिया तो ये क्वांटिटेटिव प्लेजर है। ठीक है? किसी को किसी किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में 100 जॉब्स प्रोवाइड कर दी, ये क्वांटिटेटिव प्लेजर है। क्वालिटेटिव प्लेजर क्या है? ह्यूमन कैरेक्टर को डेवलप करना। ठीक है? लिबर्टी के आइडिया को समझना और उसको एंजॉय करना। ठीक है? ये क्वालिटेटिव प्लेजर है। ठीक है? और ये तभी आएगा, क्वालिटेटिव प्लेजर्स आप तभी एंजॉय कर पाओगे अगर आपका कैरेक्टर डेवलप्ड है। ठीक है? अब ये कैसे होगा आगे हम इसको समझेंगे, लेकिन यहां पे शिफ्ट आप देख पा रहे हैं जो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में जेएस मिल ने की, कि उन्होंने कहा कि क्वालिटेटिव प्लेजर्स आर हाई सुपीरियर प्लेजर्स। ठीक है? सॉरी, सुपीरियर प्लेजर्स, सुपीरियर प्लेजर्स। और इन्हीं सुपीरियर प्लेजर्स को हम तब एंजॉय कर सकते हैं जब हमारा कैरेक्टर डेवलप्ड होगा। ठीक है? और क्वांटिटेटिव प्लेजर्स आर लो क्वालिटी प्लेजर्स, जो कि फिजिकल प्लेजर्स है हमारे, जो कि क्लासिकल यूटिलिटेरियन जिसमें बिलीव करते थे। आगे बढ़ते हैं। जेसमिल कहते हैं लिबर्टी अनेबल्स ए पर्सन टू एंजॉय सच काइंड ऑफ प्लेजर्स। तो लिबर्टी होगी तभी आप क्वालिटेटिव प्लेजर्स को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है? क्वालिटेटिव प्लेजर्स को आप तभी एंजॉय कर पाओगे जब आपके पास लिबर्टी होगी। लिबर्टी इटसेल्फ इज ए यूनिक प्लेजर। मिल ये कहते हैं कि लिबर्टी अपने आप में एक यूनिक प्लेजर है और ये बाकी सारे प्लेजर्स को डिफीट करता है, यानी कि इट इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ प्लेजर। तो लिबर्टी अकॉर्डिंग टू जेएस मिल इज द सुप्रीम क्वालिटी ऑफ प्लेजर, यानी इससे बड़ा प्लेजर कोई है ही नहीं। तो देखो आप कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं लिबर्टी को। इट इज ए सुप्रीम काइंड ऑफ प्लेजर। ठीक है? एंड इट डिफीट्स ऑल अदर प्लेजर्स। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोट है जेएस मिल का। जेएस मिल कहते हैं कि जस्ट ए सेकंड गाइस, he who has taste of liberty would never exchange it for any other pleasure। कि जिसके पास लिबर्टी का प्लेजर है वो इसको किसी और प्लेजर में कभी भी एक्सचेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि आप बहुत सारे पैसे ले लो, लेकिन आपकी लिबर्टी पे पूरी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, तो शायद आप इसको एग्री नहीं करेंगे। ठीक है? अगर आपकी लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, लेकिन आपको पैसे बहुत सारे दे दिए जाएं, आपको फूड प्रोवाइड किया जाए, सब कुछ प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आपको ये बोला जाए कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकते, तो शायद आप लिबर्टी के एक्सचेंज में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं, हमें स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, हमें बोलने का अधिकार होना चाहिए, हमें पैसों से ज़्यादा ज़रूरी हमारी आज़ादी है। दैट इज़ वाई इतने सारे वॉर्स क्यों हो गए दुनिया में, इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, इस पर्टिकुलर प्लेजर के लिए।
ठीक है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, ये सारे जो इनकलाब रिवोल्यूशंस आए क्यों आए? लिबर्टी के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। और इससे बड़ा प्लेजर कोई नहीं हो सकता। चलते हैं आगे एंड समझते हैं आगे। और मिल कहते हैं, मिल आर्ग्यूड थ्रेट टू इंडिविजुअल लिबर्टी इन डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी। मिल जो थे ये डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, क्योंकि मिल ये समझते थे कि इंडिविजुअल लिबर्टी हमेशा थ्रेट में है डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा थ्रेट इंडिविजुअल लिबर्टी को क्या है? मेजॉरिटी। ठीक है। एक फैक्ट आपको बताता हूं मैं, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सिर्फ स्टैट है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। बीजेपी गवर्नमेंट आप देखें कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट की सीट तो मेजॉरिटी में, ये हमें मानना होगा, लेकिन आपको पता है उनको वोट्स की परसेंटेज कितनी मिली है? अराउंड 40%। इंडिया के 100% वोट्स में से उनको सिर्फ 40% वोट्स मिले। इट मीन्स 60% लोगों ने उनको नहीं इलेक्ट किया है, बट स्टिल दे आर रूलिंग द एंटायर कंट्री विद मेजॉरिटी। तो ये जेएस मिल का इसीलिए कहना था कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है, इंडिविजुअल लिबर्टी को सबसे बड़ा थ्रेट जो है मेजॉरिटी से। ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, बस ये मिल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह से डेमोक्रेसी में पैदा होता है। तो ये इन्होंने किस में कहा है? ऑन लिबर्टी ऐसे 1859। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिल कहते हैं कि मिल बिलीव्ड दैट लिबर्टी एंश्योर्स द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये ऑफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है इसकी फुलेस्ट डेवलपमेंट कहाँ पे होती है? जहाँ पे लिबर्टी होगी। अगर आपके पास लिबर्टी है तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कंप्लीटली हो पाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिबर्टी ही नहीं है, क्योंकि मिल ने इसको क्या कहा? हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्लेजर, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्लेजर। और अगर आपके पास ये है तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को कंप्लीटली डेवलप कर पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को कंप्लीटली डेवलप कर पाएंगे। और इंडिविजुअल लिबर्टी के 3 मेजर एरियाज की बात करते हैं जेएस मिल। देयर आर 3 मेजर एरियाज ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। वो कौन से 3 एरियाज हैं इंडिविजुअल लिबर्टी के? चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। ये हमारे पास 3 एरियाज ऑफ लिबर्टी हैं जो जेएस मिल देते हैं हमें। और यहाँ पे इसके सामने आपने लिखा होगा, आपने देख रहे होंगे, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्शन रिस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका क्या मतलब है? तो जेएस मिल कहते हैं कि एज फार एज फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज कंसर्न्ड, एक इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में एक इंडिविजुअल कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, पूरी तरह से उसको आज़ादी होनी चाहिए अपने थॉट एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है। बट फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इन 2 फ्रीडम्स पे स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं लगा सकता रिस्ट्रिक्शंस। बट जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है, इस पे भाई इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, एंड इन 2 पे स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है। ये 3 तरह के फ्रीडम्स, 3 तरह के इंडिविजुअल लिबर्टीज की बात जेएस मिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मिल, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर विद द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ पीपल बट कैन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड एसोसिएशन, जो कि मैंने आपको इन 2 में कहा। आगे बढ़ते हैं। एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेएस मिल का, हार्म प्रिंसिपल। जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल क्या है? जेएस मिल 2 तरह के एक्शंस की बात करते हैं। एक है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, एक है अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन है जिससे किसी दूसरे बंदे को नुकसान नहीं हो रहा है। एक्शन दैट इज नॉट हार्मिंग द कम्युनिटी, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो और सोसाइटी में उस काम का किसी और पे कोई असर नहीं है, ये आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। और मिल कहते हैं कि इसमें आपको कंप्लीट आज़ादी है। जैसे कि पर्सन इज ड्राइविंग ए कार,
एक बंदा एक गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है, वो गाड़ी चला रहा है, उसके पास लाइसेंस है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, वो अपनी मर्जी से, अपने पैसों का पेट्रोल है, अपनी गाड़ी है, कहीं भी जाए, ठीक है, तो ये उसका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है क्योंकि इससे किसी और का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरा एक्शन है जिसको जेएस मिल अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। ये वो एक्शन हैं जिससे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचता है, एक्शंस हार्मिंग द कम्युनिटी, यानी कि आपका जो ऐसा एक्शन है जिससे बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, शराब पी के आप गाड़ी चलाएंगे तो आप किसी को भी सड़क पे गाड़ी के नीचे कुचल सकते हो। तो ये अब आपका एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं रहा, ये आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया है। और इन एक्शंस में स्टेट इंटरफेयर करेगा, इन एक्शन को स्टेट रोकेगा, इसीलिए तो शराब पी के गाड़ी चलाना इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये अब आपका सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं रहा, ये आपका अदर रिगार्डिंग एक्शन बन गया है और इस एक्शन से किसी ना किसी को कम्युनिटी में हार्म हो सकता है। दिस इज द हार्म प्रिंसिपल कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में इंडिविजुअल फ्री है, ठीक है, और अदर रिगार्डिंग एक्शन में स्टेट इंटरफेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। इंडिविजुअल एक्शन जो कि दूसरों को हार्म नहीं कर रहे हैं, नॉट हार्मिंग अदर्स, इनको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहा जाता है। इनमें स्टेट इंटरवेंशन जो है नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में स्टेट इंटरवेंशन इज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? क्योंकि इनसे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। अब दूसरा इंडिविजुअल एक्शन इस तरह से है जो हार्म कर रहा है बाकियों को, और इसको हम अदर रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। और इसमें अगर स्टेट इंटरवेंशन करेगा तो ये जस्टिफाइड इंटरवेंशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन है जिससे सिर्फ आपका एक्शन है और आप तक ही उसके इफेक्ट जो हैं वो लिमिटेड है, किसी और को उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन वो एक्शन है जिस एक्शन का बाकी लोगों को भी असर हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और उस केस में स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा। ये है आइडिया ऑफ लिबर्टी बाय जेएस मिल। सबसे पहले जेएस मिल ने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो प्लेजर्स हैं ये दो तरह के हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्लेजर्स, ठीक है। जब आपको अगर कहीं पे ये सवाल आ जाए और आपको लिखना पड़ जाए तो आप इस तरह से कहेंगे कि मिल ने यूटिलिटेरियन फिलॉसफी को रिवाइज किया और उन्होंने कहा कि प्लेजर्स दो तरह के हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव प्लेजर्स हाई क्वालिटी प्लेजर्स हैं, और क्वालिटेटिव प्लेजर्स आप तभी एंजॉय कर पाओगे अगर आपका कैरेक्टर डेवलप होगा। आपका कैरेक्टर तभी डेवलप होगा अगर आपके पास लिबर्टी होगी, क्योंकि लिबर्टी अपने आप में एक प्लेजर है और ये एक ऐसा यूनिक प्लेजर है जो बाकी सारे प्लेजर्स को डिफीट करता है, और जिसके पास लिबर्टी है वो किसी और प्लेजर की कभी भी डिमांड नहीं करेगा, ना ही लिबर्टी के एक्सचेंज में वो किसी और प्लेजर को लेगा। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि लेकिन लिबर्टी थ्रेट में है, कहाँ पे? डेमोक्रेसी में। क्यों? मेजॉरिटी की वजह से। फिर कहते हैं कि अगर लिबर्टी होगी तो आप अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी, आप अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को फुली डेवलप कर सकते हो। इसके बाद वो लिबर्टी के 3 डायमेंशंस बताते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। और वो ये कहते हैं कि एक्सप्रेशन एंड थॉट वाली फ्रीडम में कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को स्टेट जो है रेगुलेट करेगा, यानी कि जब बन पड़ेगा स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकता है और वो जस्टिफाइड इंटरवेंशन होगी। इसके बाद मिल ये कहते हैं कि हार्म प्रिंसिपल का आइडिया देते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन वो हैं जिससे सिर्फ आप इफेक्ट हो रहे हो, अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो हैं जिससे कम्युनिटी इफेक्ट हो रही है, और जब आपका एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाएगा तो स्टेट आपके एक्शंस में इंटरफेरेंस करेगा और वो जस्टिफाइड इंटरफेरेंस होगी। और लास्ट में ये कोर्ट है, ये अगर एग्जाम में आप लिख दो तो फिर क्या ही बात है। The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral, is not sufficient warrant. It means कि पावर आप पे तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है आपकी विल के अगेंस्ट भी, जब किसी और को हार्म हो रहा हो और उसको प्रिवेंट करना हो। यानी कि आप पर तभी पावर एक्सरसाइज किया जाएगा अगर किसी और को हार्म होने से बचाना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपका गुड जो है, आपका फायदा जो है, वो
ये गारंटी नहीं देता कि आपका एक्शन अच्छा है, ठीक है। आप कोई एक्शन कर रहे हो और उसका फायदा आपको हो रहा है, बट इट डजेंट मीन कि बाकियों को भी उसका फायदा हो। इसीलिए हमें ये चेक करना होगा कि आपका एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग है या अदर रिगार्डिंग है, और अगर अदर रिगार्डिंग है तो हमें आपके एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू प्रिवेंट हार्म टू द अदर्स, बाकियों को नुकसान होने से हमें बचाना है। ये है जेएस मिल का कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। सो लिबर्टी अकॉर्डिंग टू जेएस मिल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर, फॉर्म ऑफ प्लेजर, ठीक है। दिस इज व्हाट जेएस मिल हैज टॉक्ड अबाउट द आइडिया ऑफ लिबर्टी। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों से शेयर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैलाएं इसको, बिकॉज द सोसाइटी हैज़ प्रॉब्लम विद नंबर्स, नंबर से प्रॉब्लम है लोगों को, और ऑब्सेशन भी है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, अगर वो पता नहीं कैसा भी पढ़ा रहा है, बट सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो उसका चैनल बड़ा है तो फिर वो बहुत फेमस हो जाएगा। बट अगर कोई अच्छा भी पढ़ा रहा है, नंबर कम है, तो शायद देयर इज़ ए डिफरेंट जजमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वालिटी कंटेंट को सब तक पहुंचाया जाए, एंड हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कंप्लीट करेंगे, एंटायर सिलेबस। Till then, have a nice day, and thank you so much for watching People's Academy. You might be एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वॉइस। आपको लग रहा होगा कि आवाज़ अलग है, बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, एंड इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस आ गई है। बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत मैसेज आते हैं लोगों के, एंड जब कोई कमेंट करता है तो वो ट्रिगर हो जाता है, फिर बीमारी नहीं दिखती, फिर वीडियो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकाडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो हम मोस्ट प्रोबेबली इवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे बनाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, एंड और आप इसको नोट भी बना लेना, नोट्स बना लेना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा।